हाँ जी, चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक म्यूजिक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके ऊपर चर्चा करनी है हम लोगों को आज। डांस फॉर्म्स पढ़ ली थी, ठीक है। डांस फॉर्म के बाद में म्यूजिक ऑफ इंडिया, वही जिस तरीके से हमने नृत्य शैलियाँ पढ़ी थी उसी में कुछ ना कुछ यहाँ डांस फॉर्म्स की भी कुछ शैलियाँ हैं। उन शैलियों के बारे में बेसिकली वर्णन है कुछ, वही देखना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि म्यूजिक ऑफ इंडिया से रिलेटेड बैठ जाओ। और कोई बच्चा आगे से करें स्टार्ट। चलिए ठीक है, म्यूजिक ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला टॉपिक है और इससे रिलेटेड लगभग 1-2 क्लास बच्चे हैं हम लोगों के आर्ट एंड कल्चर के। ठीक है, 1-2 क्लास इसलिए, वैसे तो आज 7वां क्लास है, कल 8वां क्लास, मतलब कल नहीं परसों के आर्ट एंड कल्चर खत्म हो रहा है। बट 1-2 टॉपिक हम लोग के एक्स्ट्रा रह जाएंगे तो हम लोग बात कर लेंगे उसका रिवीजन क्लासेस के अंदर। ठीक है, तो रिवीजन क्लासेस में उनकी चर्चा करेंगे। लेकिन म्यूजिक ऑफ इंडिया से रिलेटेड आज तक कोई ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं एग्जाम के अंदर कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया है ना। बट ये है कि आपका सिलेबस का पार्ट है तो हो सकता है आगे कुछ भी ऐसा पूछ ले। बस आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आपको डांस फॉर्म्स की कुछ नॉलेज हो गई है, वैसे ही इसकी म्यूजिक फॉर्म्स की भी कुछ नॉलेज होनी चाहिए। इसके अंदर बेसिक क्या क्या यंत्र म्यूजिक फॉर्म्स में यूज होते हैं, है ना, तबला, वायलिन वगैरह या सितार, ये सब चीज़ें। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि टाइप्स ऑफ म्यूजिक या फिर म्यूजिक के क्या क्या फॉर्म्स हम लोग अपने भारतीय संस्कृत शैली के अंदर देखते हैं। ठीक है, भारत की म्यूजिक शैली के अंतर्गत अगर हम लोग इसके इतिहास की तरफ चले तो इसके इतिहास के बाद अगेन फिर हम लोग धार्मिक प्रवृत्ति के बेसिस से ही शुरू करेंगे, क्योंकि भारत के अंदर कल्चरल फॉर्म में अगर कुछ भी डेवलप हुआ तो उसकी धर्म कहीं ना कहीं धार्मिक नीति या फिर धर्म के विकास के आधार पर ही डेवलप माना जाता है। यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ देखा गया है ना। तो यहाँ पे भी जो चीजें देखी गई उसके अंदर नारद मुनि, ठीक है, उनको लेके माना जाता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने भारत के अंदर म्यूजिक फॉर्म्स का जनक एक तरीके से कह सकते हो। ठीक है, तो उन्होंने भारत के अंदर इस एक ध्वनि को कहीं ना कहीं दिया और म्यूजिक फॉर्म्स धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपने फॉर्म में डेवलप होता चला गया। उसके अलावा फिर हम धीरे धीरे अगर बात करेंगे इसके डेवलपमेंट या ग्रोथ की बात करें तो अगेन फिर बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। और सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स मिले ऐसे जिससे पता चलता है कि शायद उस समय के लोग वहाँ पे म्यूजिक वगैरह के शौकीन रहा करते थे। जैसे वहाँ पे एक बांसुरी मिली है जिसमें कई तरीके के होल्स वगैरह पास थे और उस बांसुरी को बस बजाने का शायद प्रचलन रहा हो पहले, तो वैसा माना जाता है कि लोग बांसुरी वगैरह बजाया करते थे। वहाँ पे एक म्यूजिक फॉर्म या म्यूजिक यंत्र का मिलना वहाँ पे म्यूजिक को दर्शाता है। ठीक है, फिर वैदिक सभ्यता में चलिए या वैदिक सभ्यता के अंदर भी कुछ ऐसे प्रमाण देखने को मिले जिसमें वहाँ के लोग म्यूजिक के अंदर इंटरेस्टेड थे। और धीरे धीरे फिर जितने भी हम राजघराने देखेंगे, चाहे मौर्य एम्पायर देख लीजिए, चाहे गुप्ता एम्पायर देख लीजिए, हर एम्पायर के अंदर उन्होंने पोइट्स और म्यूजिशियंस को अपने दरबार के अंदर जरूर रखा, है ना। तो म्यूजिक ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग है हमारे इतिहास का। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पे। हाँ सर, क्लास में हूँ, कभी इसके बाद ठीक, कुछ अर्जेंट। तो बेसिकली यहाँ पे जो माना जाता है कि म्यूजिक फॉर्म्स की बात अगर हम लोग करें तो म्यूजिक फॉर्म भारत के ऐतिहासिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि दोनों से इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, और म्यूजिक एक वो चीज है कि कहीं ना कहीं धर्म को फॉलो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पाथ माना गया, जैसा कि हमने भक्ति आंदोलन के अंदर भी पढ़ा और सूफी में भी इवन पढ़ा, है ना। तो सूफी भक्ति के अंदर म्यूजिक या म्यूजिक फॉर्म्स को कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो माना जाता है ऐसे कि ईश्वर के और ज्यादा करीब ले जाने वाली चीज कहीं ना कहीं भक्ति या सूफी आंदोलन के पार्ट में म्यूजिक के फॉर्म में देखी जाती है। ठीक है, तो म्यूजिक फॉर्म बेसिकली टाइम टू टाइम डेवलप होता रहा। वेदों के अंदर भी वर्णन देखने को मिलता है, खासकर सामवेद की बात अगर हम लोग करें, है ना, वैदिक सभ्यता के अंदर हम लोग बात करते हैं तो हम देखें कि सामवेद वगैरह के अंदर भी इसका वर्णन अलग से किया गया। ठीक है, और भारत के म्यूजिक को लेकर तमाम चीजें यहाँ पे दिखती है। ठीक है, म्यूजिक है क्या, एक तरीके से एक कला प्रदर्शन है
ठीक है। कला का प्रदर्शन करना, जैसे डांस भी कला का प्रदर्शन करना था, म्यूजिक भी क्या है, एक तरीके से कला का प्रदर्शन करना है। और इसमें तमाम तरीके की मानवीय भावनाएं, जैसे डांस में हम लोग इमोशंस वगैरह में वहां पे दर्शाते थे, और म्यूजिक में तो ये दर्शाना और आसान हो जाता है, क्योंकि म्यूजिक कहीं ना कहीं जो आलाप और जो शब्दों का चयन करता है, उस शब्दों के चयन से लोगों तक बात सीधी सीधी जाती है ना। तो इन शब्दों के आधार पर म्यूजिक को और ज्यादा सर्वोच्च दर्जा मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी म्यूजिक को उन्हीं 9 रसों के अंदर बांटा गया है। जो 9 रस आप कहाँ देख के आए थे, डांस फॉर्म में देख के आए थे, ठीक है। वही 9 रस म्यूजिक के अंदर भी हैं। उसी 9 रसों को आप लोग वही देख लीजिए, हास्य, भयावह, है ना, रुद्र, करुण, वीर, अद्भुत, विभत्स, शांति और श्रृंगार, ये वही रस है सारे के सारे जो हमने डांस फॉर्म्स में पढ़े थे, वही आपको यहाँ पे म्यूजिक फॉर्म्स में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो ये कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से म्यूजिक एक वो आधार है जिस आधार के बिना कहीं ना कहीं नृत्य भी पॉसिबल नहीं है ना। कल हम लोग पूरा नृत्य जो पढ़े, क्या वो म्यूजिक के बिना पॉसिबल था? नहीं पॉसिबल था। विदाउट म्यूजिक वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इसे अभिव्यक्ति का, गायन का और नृत्य का, हर एक चीज का एक बहुत बड़ा आधार माना जाता है। इसलिए हम लोग बेसिकली म्यूजिक फॉर्म्स की भारत के अंदर बात करते हैं, ठीक है। इतिहास और उत्पत्ति यही है जो मैंने अभी आपको बता दी, इसी के बारे में बेसिकली बात होती है। अब हमें समझना है बेसिकली कि किस किस तरीके से म्यूजिक फॉर्म्स भारत के अंदर डिवाइड किए जाते हैं और कैसे इसको समझा जा सकता है। देखिए, भारत के अंदर म्यूजिक फॉर्म्स की 2 शैलियां विकसित हुई, जिसके अंदर एक हिंदुस्तानी शैली और एक कर्नाटक शैली। कर्नाटक शैलियों की कल बार बार बात आ रही थी। हमने दक्षिण भारत में जितने भी नृत्य देखे, जो भी शास्त्रीय संगीत देखे, अशास्त्रीय नृत्य देखे, उसके अंदर कर्नाटक शैली बार बार कॉमन थी। तो कर्नाटक के अलावा अगर कोई शैली दूसरी है तो वो हिंदुस्तानी शैली है। तो हिंदुस्तानी शैली और कर्नाटक शैली दोनों ही भारत के कहीं ना कहीं नाट्य शास्त्र से रिलेटेड है, लेकिन म्यूजिक का बहुत इंपॉर्टेंट भाग इसमें देखने को मिलता है। हिंदुस्तानी शैली में अगर कह दूं उत्तर भारत की शैली के आधार पर इसे हम जानते हैं तो बिल्कुल कहना उचित होगा, और दक्षिण भारत की शैली के आधार पर हम कर्नाटक शैली को जानते हैं। अब कर्नाटक शैली में आंध्र प्रदेश, केरला, ये सारी की सारी चीजें अपने आप ही समाहित हो जाएगी। और हिंदुस्तानी शैली के अंदर उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, है ना, ये तमाम इलाके जो भी उत्तर भारत के, वो सब हिंदुस्तानी शैली का प्रमाण है, ठीक है। अगर हम और डिवीजन करने की बात करें कि भारत में म्यूजिक की प्रणालियां क्या होती है ना, तो प्रणाली में एक तो गुरुकुल प्रणाली देखने को मिलती है। गुरुकुल प्रणाली में क्या होता था, वही गुरु वाला, आश्रम वाली प्रणाली को हम गुरुकुल प्रणाली कहते हैं। आश्रम में शिष्य और गुरु के कहीं ना कहीं संबंधों को गुरुकुल प्रणाली का नाम दिया जाता है। गुरुकुल प्रणाली के अंदर जो शिष्य और गुरु होते थे वो एक आश्रम में रह के कहीं ना कहीं म्यूजिक को सीखने और सिखाने का कार्य किया करते थे। अब इसके अंदर कई तरीके की चीजें, जैसे 12 वर्षों तक आश्रम में रहना होता था, गुरुओं से वो शिक्षाओं को ग्रहण करना होता था। तो ये म्यूजिक की एक प्रणाली है, गुरुकुल प्रणाली, जिसके अंदर गुरु और शिष्यों का संबंध आपको दिखाई देता। अब आश्रम से रिलेटेड बेसिकली आश्रम में आप जरूरी नहीं शिक्षा को लेने ही जाए, म्यूजिक भी एक फॉर्म की शिक्षा है। तो लोग लगभग 12-12 वर्ष तक जाके वहां पे गुरुकुल प्रणाली के तहत म्यूजिक की शिक्षा लेने का कार्य किया करते थे, ठीक है। तो ये बेसिकली उससे रिलेटेड है। हम इसके स्तंभों की बात करें तो हम पूरे के पूरे भारतीय संगीत के 3 स्तंभों में इसका डिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। 3 स्तंभ ओवरऑल है, स्वर, राग और ताल, ठीक है। इसी के बेसिस पे एक म्यूजिक का कंपोजिशन होता है। स्वर क्या है, राग क्या है और ताल क्या है, ठीक है। तीनों को मिला के कहीं ना कहीं हम लोग कंपोजिशन करते हैं इसका। भारतीय संगीत के अंदर अगर हम स्वर की बात करें तो बेसिकली आपने सारे गामा पाधानी सुना ही है ना, ये बेसिकली स्वर है उसके, और हर एक स्वर का एक ना एक मतलब है। टोटल 7 तरीके के स्वरों का डिवीजन दिया गया है इसके अंदर, और इन 7 तरीके के डिवीजन को बेसिकली जो नाम दिया जाता है वो नाम लिख लीजिए, मेंशन कर लीजिए, क्योंकि सारे गामा पाधानी तो सब समझते हैं, लेकिन उनके एक्चुअल नाम क्या है वो आज तक आप लोगों को याद नहीं होंगे, ठीक है। तो सा का जो मीनिंग है बेसिकली वो षडज से होता है, बेसिकली उसका मतलब होता है, ठीक है। तो इन सब का एक एक मीनिंग है, मतलब है। स्वर के अंदर हम जो 7 स्वरों का उल्लेख करते हैं वो 7 स्वरों को बेसिकली इन भाषा के तौर पर जाना जाता है, ठीक है। तो ये 7 स्वर के नाम आप लोग लिख लीजिए, षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, ठीक है। हिस्ट्री का कंप्लीट टेस्ट देना है,
करवा दें कभी बीच में, जरूरी नहीं सैटरडे तक का वेट करो, पहले करवा दें तो हो जाएगा, है ना। मंडे ट्यूसडे में कोशिश करते हैं क्लास के बाद का। हाँ नहीं, ये नहीं है कि मतलब अगर मैं टेस्ट करवाऊँ और तुम लोग गायब हो जाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं होगा फिर उस बात का, है ना। जो पढ़ रहा हो कम से कम उसका रिवीजन तो जरूरी है। यहाँ पढ़ पढ़ के कोई मतलब थोड़ी, फिर उसके बाद जब अपने आप का आकलन ही ना कर पाओ तो एटलीस्ट कम से कम मैं ऐसे कर लेता हूँ कि 1.5 घंटे जो मेरा क्लास होता है लास्ट का, अगले 2 हफ्ते से सिर्फ रिवीजन क्लासेस है, ठीक है। रिवीजन क्लासेस मतलब सिलेबस हम लोग का खत्म हो चुका है, आर्ट एंड कल्चर के कुछ पार्ट बचे वो हम लोग परसों तक डिस्कस कर ही लेंगे। तो कुछ चीजें हैं। अरे भाई क्या है ये ड्रामा? हाँ वही मैं कह रहा हूँ, क्यों बैठती है ये यहाँ? जूम करके दिखा रही अलग ही खेल चल रहा है। अच्छा उसे भी दिखता होगा ऐसे मेरे करने से ये सब हो रहा है, और वो भी खेल रही है उसको बना के। हाँ तो टेस्ट की बात कर रहा था मैं। टेस्ट 1.5 घंटे तक अपना पढ़ने के बाद में हम लोग आधे घंटे 45 मिनट का एक टेस्ट भी कर सकते हैं, और मैं टॉपिक वाइज करा दूंगा। ऐसा भी नहीं है कि आप लोग जो हो पूरा सिलेबस रट के आओ, है ना। टॉपिक वाइज करा लेंगे। किसी में जैसे अगर एंशिएंट हिस्ट्री लिखी तो 2-3 एम्पायर बता दिए मैंने, एम्पायर्स बता दिए पूरे इनको पढ़ के आ जाइए, उसका टेस्ट ले लिया, ठीक है। तो एमसीक्यू उसके फॉर्म में उसको सॉल्व कर लेना, तो वो आसान तरीका है, फिर उससे आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा। बाकी तो मैं रिवीजन क्लासेस में कोशिश करूंगा एमसीक्यू फॉर्म में ही रिवीजन कराऊं आपका, ठीक है। एमसीक्यू फॉर्म में रिवीजन होगा, सिलेबस तो आप पढ़ ही चुके हो, तो एमसीक्यू फॉर्म में सारे क्वेश्चंस लगाते रहो, और क्वेश्चन लगाते रहोगे तो एक रिवीजन अच्छा चलता रहेगा। बाद में उसी का टेस्ट दे देना फिर उसके बाद में, है ना। तो आधे घंटे 45 मिनट के लिए बस एक टेस्ट करा दें। उस टेस्ट के लिए बस ये है कि आना तब मैं टेस्ट कराऊंगा, संख्या के ऊपर डिपेंड करता है ना। अब ऐसा नहीं है कि बस इतने ही बच्चे 7-8 तो चलो ठीक है, लेकिन वही है सभी बच्चों के लिए है तो सभी बच्चे आएंगे, क्योंकि एक मेहनत करके टेस्ट बनाया जाए और उसके हाँ ठीक है, वो तो चलो ठीक है। कम से कम मुझे पता है ना 20 बच्चे तो आएंगे ही आएंगे, वो तो जाएंगे ही नहीं, वो तो पता है। लेकिन वही है कम से कम 25-30 बच्चे अगर बैठेंगे क्लास की तरफ तो एक अच्छा ऑप्शन हो जाएगा, और आप सभी का उसके अंदर फायदा। ओवरऑल रिवीजन हिस्ट्री का हो जाएगा कि अगर हिस्ट्री करके निकलो तो एटलीस्ट ऐसा तो हो कि हिस्ट्री में आपको सब आता है ना। वो एमसीक्यू से रिवीजन हो जाएगा पूरी तरीके से। और हाँ मेंस वाली बात रहेगी कि मेंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, तो उसके लिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन बहुत देता रहता हूँ, लेकिन आंसर्स मुझे बहुत कम मिलते हैं। 2-4 लोग क्वेश्चंस के आंसर लिख के देते हैं, बाकी कोई क्वेश्चन के आंसर ही नहीं लिख के दे रहा है। पता नहीं क्या दिक्कत है आप लोगों को आंसर लिखने में, क्या इशू। और घर पे जाके तो इतनी सारी सोर्सेज मिल जाती हैं, है ना। इंटरनेट मिल जाता है और तमाम चीज़ें, नोट्स मिल जाते हैं, किताबें मिल जाती हैं। तो अभी तो मैं शुरू में यही बोला हूँ थोड़ा सहारा ले लेके लिख लो, लेकिन लिख लो कम से कम, ठीक है। और आज तुम लोग को पनिशमेंट के तौर पे 2 क्वेश्चन दूंगा मैं, और क्लास में रैंडम लिखने के लिए दूंगा, ठीक है। अब तुम लोग बस तैयार रहो अपने अपना कलम चलाने के लिए, और जितने बैठे हो उसमें से कोई बाहर नहीं जाएगा आज, बिल्कुल उठेगा भी नहीं कोई। 2 क्वेश्चंस मिलेंगे तुम लोगों को, 2 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, 15 मिनट का मैक्सिमम टाइम दूंगा, और मैक्सिमम टाइम में 150 शब्दों में 2 क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। हाँ सही बोल रहा है वो, देखो तैयार है एकदम, अच्छी चीज यही होनी चाहिए। चले जाओगे फिर, हाँ फिर ये ना समझे टेस्ट के चक्कर में चले गए। चलो लिखो एक क्वेश्चन, लिखो एक अभी करा था ना, एक बाद में करा, लिखो एक क्वेश्चन। डोंट वरी, बड़ा आसान सा क्वेश्चन दूंगा तुम लोग प्रैक्टिस के लिए। जरूरी आऊंगा इस टॉपिक के ऊपर वापस आऊंगा, लेकिन पहले एक क्वेश्चन लिखो। लिखेंगे सभी लोग, प्रयास सबका चाहिए मुझे, कोई टफ क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस लिखने का प्रयास करिएगा। आधुनिक भारत से रिलेटेड क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन दे रहा हूँ। आधुनिक भारत के इतिहास में, आधुनिक भारत के इतिहास में, हाँ आधुनिक भारत के इतिहास में लॉर्ड डलहौजी को आधुनिकीकरण का
जनक माना जाता है। आधुनिकीकरण का जनक माना जाता है। फुल स्टॉप, विराम चिन्ह, टिप्पणी करें, टिप्पणी करें। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, 5 मिनट में लिखो। हाँ 5 मिनट बहुत है, 5 मिनट तो टफ थोड़ी है क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। हिंट दे रहा हूं आप लोग को, 1848 से 1856 के समय काल को लिखना है, ठीक है। बस उस समय में जो विकास में लिख दीजिए वही 1848 से 1856 का समय। प्रयास कीजिएगा ऐसे पेज पे लिखने की जो मुझे दे सके आप लोग। अपनी अपनी कॉपियों पे लिख के रख मत लेना पॉकेट के अंदर, है ना। कम से कम ऐसे पेज पे लिखना कि फाड़ के मुझे दे तो सकते हो। बातें नहीं। और सर्वे आ चुका है, देख लिया होगा आप लोग। उसी में इतने हिंट नहीं देने हैं।
चुके हैं? हाँ हाँ वही कह रहा हूँ ना, 2-3 मिनट इसलिए एक्स्ट्रा दे दिए क्योंकि कुछ लोगों ने लेट ही शुरू किया। भाई मेन चीज़ तो लिखना है ना, दिनों बाद या लिखो, अच्छा लिखो खराब लिखो, मेन चीज़ लिखना है। लिखो बस, लिख के सबमिट कर दो। जिसको कंप्लीट करना जल्दी से कंप्लीट कर लो 1 मिनट बाद। दो लाइनें भी लिखी है, लास्ट सबमिट कर। दो लाइनें लिखी है, कुछ भी लिखा है, सबमिट कर। कल का तो मैं बहुत दे चुका था, बहुत दे चुका। क्यों नहीं लिखा? जिसने नहीं लिखा खड़े हो। हाँ, जो लोग नहीं लिखे एक बार खड़े हो। कौन कौन है जो नहीं लिख पाया इस क्वेश्चन को, इतने आसान क्वेश्चन को? वरना कॉपी चाहिए सारी, मुझे सबमिट कर दो। सिंपल 8, 6, 7, 8, 22 कॉपी चाहिए, 22 लोग। पूरी कॉपी लाइए 4 कॉपी हो जाएगी। जल्दी लाइए, आगे टॉपिक खत्म करना हो गया, टाइम बहुत।
ठीक है, इसमें लिखा अच्छा है बट कुछ कमी है। सिस्टमेटिक चीजें भी है और थोड़ा सा फैक्चुअल चीजें इसके साथ सपोर्ट में होती तो अच्छा है ना। वो जैसे रेलवे का अगर विकास हुआ तो कहाँ से कहाँ पे आपने डॉक्ट्रिन ऑफ लैब सड़क की नीति के बारे में लिखा अच्छा है, और डिवीजन जो आपने किया था वो अच्छा है। अच्छा है, बस वही सिस्टमेटिक थोड़ा और फैक्चुअल चीजों का उसके अंदर बस एडिशन जरूरी हाँ, मुझे वही लग रहा है। और कौन बचा जिसने नहीं दिया? दिल लेता हूँ। जिसका बेस्ट होगा उसका देख लेना, मैं मार्क्स करूंगा ना, मार्क्स दूंगा उस हिसाब से देख लेना। अच्छा लगा। इससे हम बोल देंगे आपसे, बोलना ज्यादा अच्छा लगता है लिखने से ज्यादा। अच्छे से बोल देंगे। हाँ 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 हाँ। जैसे नॉट फॉर द रिकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोसेस ऑफ बेसिक पार्ट में बात में नाम समझने में सफलता ना हो, इसके समझ में बात में बहुत से आप अपनाएंगे। नहीं, ये अच्छा है, बढ़िया है। अगर आप बोल ले रहे हो तो आपके लिए तो लिखना तो बहुत आसान है। लिखना मुश्किल लगता है हमारे लिए, सब सन हो जाते मेरे लिए
कितने बजे भाई? मैं लाया। झूठ बोल रहे हैं सर। हाँ तो देखो, जिन लोगों ने नहीं लिखा, मनीषा ने और स्वाति, आप दोनों ने नहीं लिखा है ना, आप दोनों लोग एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से, जल्दी लिखो एक क्वेश्चन क्वेश्चन लिखो। मैं बिना लिखे तो जाने नहीं दूंगा किसी को यहाँ से। लिखो क्वेश्चन। भारत के अंदर गांधी का उदय, भारत के अंदर गांधी का उदय, भारत के अंदर गांधी का उदय, ये क्वेश्चन है आपका। इसके बारे में कुछ भी जो मन में आया वो लिखिए। जिन्होंने नहीं लिखा है मैंने उनके लिए दिया है, और जिन्होंने लिख लिया वो लोग सुनिए ध्यान से, ठीक है। कुछ आंसर बहुत अच्छे हैं, मैंने सबके आंसर ले लेके नजर डाली, पर मैं इस पर मार्किंग करूंगा। जैसे कृष्णपाल की समस्या है, वो बोल अच्छा लेते हैं बट लिखने में थोड़ी समस्या आती है, ठीक है। इशू ये है, उसके अंदर इशू ये है क्योंकि अभी तक जितना भी प्रयास आपने किया वो शायद स्पीकिंग पे ज्यादा किया है, रिटन पे कम किया है। जब आपके अंदर इतनी अच्छी कला बोलने की है तो आप लिखने में तो बहुत तेजी से ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, आपकी प्रॉब्लम बड़ी है ही नहीं, ठीक है। जब आपको बोलने की कला बहुत अच्छे से आती है, उन्हीं शब्दों की 2-4 बार आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे, वही शब्द आप लिखना शुरू कर दोगे, ठीक है। किसी बच्चे के अंदर ये होता है कि वो लिख बहुत अच्छा लेता है, एक्सप्रेस अपने आप को लिखने में कर देता है, लेकिन बोलने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। उसके लिए भी यही सेम रूटीन काम करता है कि अगर आपको लिखना बहुत अच्छा आता है तो जो शब्दों को आप लिख रहे हो उन्हीं शब्दों को बोलने की प्रैक्टिस करने लगो, तो बोलने का प्रयास करोगे। तो हर चीज प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ये क्वेश्चन अगर मैंने आपको दिया, अब वो वाले लोग जिनको दोनों प्रॉब्लम है, ठीक है, जैसे तुम, हाँ तुम्हारा हाँ ठीक है, हाँ सन वगैरह जो फैक्चुअल डेट्स होती हैं, हाँ ठीक है, जैसे मैंने डायलॉजी बताया, आप लोग के दिमाग में 48-56 नहीं आया होगा, है ना, एकदम से फैक्चुअल चीजों पे नहीं आती हैं चीजें, ये लैक ऑफ रिवीजन होता है, इसको लैक ऑफ रिवीजन कहते हैं। अगर आप इस चीज को रिवाइज करते रहते तो आप ये नहीं भूल रहे होते। मैंने आपको एक तरीका बताया था, जितने भी गवर्नर जनरल वाइस है उनका एक चार्ट बना लो, घर में चिपका लो, है ना, और उसको अगर रोज देख रहे होते तो शायद आप लोग चलते फिरते हर जगह आपको ये चीज याद रहती कि गवर्नर जनरल वाइसराय के कार्यकाल ये है। मॉडर्न हिस्ट्री को सबसे आसान तरीका याद करने का उनकी गवर्नर जनरल वाइसराय ही है। आप सिर्फ और सिर्फ उनके कालखंड को याद कर लो, उसके अंदर क्या क्या घटनाएं हुई वो याद कर लो, तो आपको इससे ज्यादा आसान कुछ मिलना ही नहीं है फिर, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री में से आसान हो जाती है। फैक्चुअल चीजें आप लोग जो नहीं लिख पा रहे हो इसके अंदर, उसका सबसे बड़ा कारण लैक ऑफ रिवीजन है। मैंने आपको रैंडम क्वेश्चन दिया, ठीक है, आप लोग ने एकदम रैंडम उसको लगाना शुरू किया। रैंडम के बेसिस पे जो लोग लिख गए वो लोग बहुत अच्छा लिख लोगे आगे, इस बात की तो पूरी गारंटी है, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं अगर इस बात को एकदम रैंडम बेसिस पे लिख गए तो बहुत अच्छा है। जो लोग नहीं लिख पाए, लिखने में परेशानी हुई, इश्यूज हुए लिखने के अंदर, उन लोगों के लिए ये चीज कहीं ना कहीं खतरे की घंटी इसलिए है क्योंकि आप लोग ने इसके बारे में पढ़ा है, सब पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई नया टॉपिक है। लॉन्टोलॉजी को आप लोग जानते नहीं हो, ऐसा नहीं, बट आप लोग उसको लिख नहीं पा रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। इसके लिए अंधाधुंध प्रैक्टिस चाहिए, ये समझ लीजिए। हल्की फुल्की प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा इसमें। जो लोग लिख ले गए वो अगर एक क्वेश्चन भी डेली लिख रहे हो एग्जाम तक अपना, वो लोग इसमें कुशल हो जाओगे, एकदम बढ़िया तरीके से आप हो जाओ। लेकिन जो लोग नहीं लिख पाए वो लोग कम से कम 3-3, 4-4 क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए आज ही से। और ये लिखाने का एक सबसे जो बड़ा इम्पैक्ट आपके दिमाग के ऊपर पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि मैं वीक हूँ किसी चीज में, मैं अच्छा हूँ किसी चीज में, उस बात को अब आप रियलाइज करोगे। रियलाइजेशन बहुत जरूरी है एग्जाम में फेल होने से पहले, है ना। वहां जाके बैठ कर रियलाइजेशन होता तो वो किसी काम का नहीं, अभी रियलाइजेशन होगा तो आप कहीं ना कहीं उस चीज को करो। यही सब चीजें अभी हम लोग जब प्रीलिम्स के टेस्ट करेंगे उसमें होंगी आपको। चलो यार लिख नहीं पा रहा, वहां तो एमसीक्यू आएगा, सिर्फ टिक करना होगा ना, वहां तो सिर्फ टिक करना होगा ना, तो वो टिक कितना कर ले तो आप लोग वो भी देख लेंगे, है ना। तो अगर अभी भी इस समस्या में कहीं ना कहीं इस लूप में घूम रहे हो आप लोग, तो आप लोग के लिए बड़ी समस्या। सिर्फ क्लास में बैठ के क्लास लेके चले जाना ये थोड़ी कोई ऑप्शन है ना। हाँ टिप्पणी करनी है, हाँ तो मैं सर उसके राजनीतिक बैकग्राउंड वगैरह में नहीं गया, मैंने उसको सर इंट्रो दिया थोड़ा सा कि कहते हैं कि अंग्रेजी की प्रणाली क्या थी, भारत में क्या कर रहे थे, फिर मैं क्वेश्चन की बॉडी पे आया तो उन्होंने क्या क्या किया, और लास्ट में मैंने उसका इम्पैक्ट दिया। लेकिन सर इसको ना मेरे माइंड में बहुत थॉट है, लेकिन वो समरी में कर नहीं पाया। एग्जैक्टली वही तो देखो, मैं कभी हमेशा बता रहा हूँ, आप लोग को याद होगा स्टार्टिंग में जब मैं आंसर राइटिंग बता रहा था आपको कैसे करें, मैंने आपको बताया था 20 क्वेश्चन जब आपके एग्जाम के अंदर आएंगे और हर किसी में आपकी वो चीज स्पष्टता के साथ में आप लिख दो, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और आप कैसे फ्रेम करोगे आंसर को, बार बार नए क्वेश्चन पे जा रहे हो, नया आंसर फ्रेम कर रहे हो, कैसे करोगे। हाँ
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तरीके हो सकते हैं। इसके लिए एक तरीका होता है, क्वेश्चन पेपर में 15 मिनट एक्स्ट्रा देने हैं आपको, ये ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। पेपर आपका 3 घंटे का है, ठीक, 3 घंटे में 20 क्वेश्चन आपको लिखने हैं, लेकिन आपके पास 3 घंटा नहीं है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 घंटा 45 मिनट है, ये मान के हमें पेपर सॉल्व करना है। अब जो 15 मिनट बचे उसमें करना क्या है, सारे 20 क्वेश्चन का एक चार्ट बनाना है कहीं रफ पे, ठीक है। कोई भी रफ पेज आपके पास में ऐसा होता है, रफ कार्य के लिए दिया जाता है वहां पे कुछ ना कुछ, तो आप वहां पे एक चार्ट बना लो अपना, 20 क्वेश्चन का सिर्फ और सिर्फ फ्रेम बनाना है। उस फ्रेम में क्या करना है, जैसे मैंने भी आपको क्वेश्चन दिया लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड, लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड आधुनिकीकरण इनका याद आया, तो आप इसका एक चार्ट बना लो। चार्ट कैसे बना लो कि मैं लॉर्ड डलहौजी का क्वेश्चन लिखूंगा, उसमें इंट्रो लिखूंगा, इंट्रो में कोई वर्ड याद आया डाल दिया, तुरंत इंट्रो लिख के डैश करके तुरंत ये डाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद बॉडी लिखूंगा, तो बॉडी में एक चार्ट क्रिएट कर लिया कि बॉडी में मैं क्या लिखूंगा, लॉर्ड डलहौजी का पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म्स, ऐसे करके एक चार्ट क्रिएट हो गया। और कंक्लूजन में मैं इसको ऐसे कंक्लूड करूंगा, एक चार्ट क्रिएट हो गया एक क्वेश्चन का। कितना सा टाइम लगा, मुश्किल से 30 से 35 सेकंड। अगर ये चार्ट क्रिएट हो गया 30 से 35 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना, बहुत मान लिया 1 मिनट लग गया, एक क्वेश्चन में 1 मिनट भी अगर आपके लग गया, तब भी आप ऑन एन एवरेज 15 मिनट में 20 क्वेश्चन का चार्ट फ्रेम कर ले जाओ आराम से। इन्हीं चार्ट के बेसिस पे अगले सारे 20 क्वेश्चंस लिखने हैं आपको। जब इसके बेसिस पे लिखोगे तो 7 मिनट 6 मिनट से ज्यादा एक क्वेश्चन में लगना ही नहीं है, 5 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो जाए। फ्रेमिंग करनी बहुत जरूरी होती है आंसर्स को लिखने से पहले। हाँ निष्पा सर, जैसे मैंने इंट्रो में इसमें ये लिखा है कि लॉर्ड डलहौजी के शासन पर लॉर्ड डलहौजी भारत में 1847-56 तक रहा। मान लो ये कुछ नहीं आता है, तब मुझे पता 17 हो गया, ध्यान क्या मुझे पता था, तो मैं अपने लिए पता था। मान लो विलियम बेंटिक के बारे में आ गया, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता 33 में वो सत्याग्रह काम किया, तो मैं क्या ये सोचता हूं कि भारत औपनिवेशिक शासन काल में भारत के 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, हाँ बिल्कुल 19वीं शताब्दी, हाँ 19वीं शताब्दी आ गया। अगर विलियम बेंटिक लिख रहा हो 28 से 35 का समय, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप शताब्दी लिख दो उसमें, बिल्कुल। मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ कि फैक्ट ऐसा लिखना ही है आपको कि आप बिल्कुल, अगर इसमें पता है आपको तो आप लिख दीजिए, वरना आप इसमें लिख देते 19वीं शताब्दी के मध्य में, ठीक है। 19वीं शताब्दी के मध्य में इस तरीके के कार्य हुए, उसमें उसने पूछा ही नहीं कि आप डेट लिखो, ऐसा कुछ लिखो। वो तो मैं कह रहा हूँ अगर ऐड कर दोगे तो बोनस हो जाएगा, वरना एवरेज मार्किंग तो देगा ही देगा वो आपको, अगर आप एक नॉर्मल आंसर लिख रहे हो, ठीक है। और एक चीज बहुत क्लियर ध्यान रखिए, वर्ड लिमिट 150 शब्दों की आती है या 250 शब्दों की आती है, कभी 150 पूरे नहीं लिखने होते। 125-30 खत्म करो, उससे ऊपर कभी मत जाओ। 125-30 का मतलब हर क्वेश्चन में 20-20, 30-30 वर्ड बचा ले रहा हो, तो 20 क्वेश्चन में लगभग आप 2 क्वेश्चन बचा ले जाओगे, है ना। फिर 18 ही क्वेश्चन लिखने आपको, तो आपके पास में टाइम बहुत है। बस ये है कि उसको मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, मैनेजमेंट कर ले जाओगे तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी, है ना। और हर क्वेश्चन का एक फ्रेम माइंड में सेट कर लो। अरे ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं ना, आर्ट एंड कल्चर वगैरह सारी चीजें पढ़ रहे हैं जब, तो जैसे ही हम इसको देखते हैं वैसे हमारे दिमाग में इमेज ही तो आती है। अगर मैं डलहौजी आपसे लिखने को बोला तो डलहौजी की एक इमेज आई होगी, और इमेज के साथ में ऐसे ऐसे एरो लग के कुछ दिख गया होगा, रेलवे दिखा होगा, किसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स दिखा होगा, किसी को विधवा पुनर्विवाह दिखा होगा, ये एरोज दिख गए होंगे। यही तो फ्रेम है, इसी को माइंड मैप के तौर पर वहां उतार देना, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस आप घर में करिए, ज्यादा से ज्यादा जितनी कर लोगे इसमें प्रैक्टिस, उतना आपको सहायता मिल जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब नहीं करोगे तो बच्चों फिर आगे बहुत समस्या होगी। फिर अभी अगर आप लोग इस आंसर्स को नहीं लिख पा रहे हो तो लगभग समझ लो आप लोग कब से आ रहे हो, जुलाई से आ रहे हो ना, और जुलाई से यहाँ तक मेरे ख्याल से मेरा क्लास शायद ही कोई ऐसा हुआ हो जिसमें मैं आपको क्वेश्चन ना दिया हूँ लिखने के लिए। सभी में देता हूँ ना, हर दिन क्वेश्चन दिया। अगर आपने इतने भी कर लिए होते ना, 80-85 क्लास हमारे अप्रोक्स हो गए, 80-85 आंसर अगर आपके पास में लिखे होते तो मुझे नहीं लगता आपको समस्या आती। 80-85 बहुत होता है, बहुत क्वेश्चंस होते हैं। 80-85 पे आपने अपना हाथ चला दिया क्वेश्चन नए नए तरीके के लेके, लेकिन आप करते नहीं हो। यही सिर्फ आपने इसी तरीके से, मैं क्लास के पहले दिन खड़े होकर यहाँ पे बोला था मैं क्लास में आऊंगा, सिर्फ मैं जो बताऊं मेरे हिसाब से वो चीजें कर लेना। बहुत आराम से इतिहास हम लोग सब समाप्त करके बहुत बढ़िया तरीके से निकलेंगे, विद आंसर राइटिंग और एमसीक्यू सब कुछ, सारी चीजें। और इतने पूरे सेशन में मैंने पहले ही क्वेश्चन शायद लिखवाया है आपसे, जो रैंडम लिखवाया होगा, है ना, वरना मैं रैंडम आप लोग से कभी लिखवाया नहीं, और बच्चों से हमेशा लिखवाता रहता हूँ। आप लोग से इसलिए नहीं लिखवाया क्योंकि मुझे पता आप लोग अभी घर पे ही नहीं लिख रहे हो। जब घर पे ही नहीं लिख रहा तो प्रैक्टिस में ही नहीं है अभी ये चीज। अब कम से कम घर पे लिखना तो शुरू करो। अगर आप, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैंने पहली बार दिया, ये क्वेश्चन जब मैंने आपको डलहौजी पढ़ाया था तब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया, या कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया होगा,
तब आप वहां पे लिखे होते अगर डलहौजी के बारे में, तो आज आप इस क्वेश्चन को लिख लेते, आपको याद रहता कि आपने डलहौजी के बारे में ऐसा ऐसा कुछ लिखा था। तो रिवीजन बहुत बड़ी चीज है इस एग्जाम में, रिवीजन नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो रिवीजन के बिना ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अपने आप में खराब हो जानी है सारी चीजें, तो इसलिए ध्यान रखो। और कहाँ गए गांधी जी वाले, लिख लिया लिख लिया हो गया, आप लिखा क्या, कुछ तो लिखा होगा, लिखा, चलो देखें क्या लिख दिया। सर इसका बेहतर डिस्कस क्या हो सकता है? इसका बेहतरीन निष्कर्ष क्या हो सकता है, चलो बता दो। हाँ सत्य सर डिस्कशन में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ऐड कर सकते हैं ना? यहाँ पे नहीं करना। नहीं कर सकते। प्रेशर पड़ा तो लिखा है, और ये गांधी जी वाला उससे भी टफ है। हाँ एक्चुअल में गांधी जी के उदय के बारे में लिखना था, आसान थोड़ी है क्वेश्चन को ये, और ये लिख दिया आप देखो। मेन चीज है ना, प्रेशर नहीं लेते हो तुम लोग, जब प्रेशर लोगे तो आंसर लिखो, है ना। ये गांधी जी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स या वो सब चीजें बहुत नॉर्मल सी चीजें थी, उसके बारे में लिखना। हाँ कंक्लूजन पूछ रहे थे कोई, क्या अच्छा कंक्लूजन हो सकता है? पहले जो 2-3 लोगों ने जो कंक्लूजन लिखे हैं वो बताओ पहले। भरत क्या कंक्लूजन लिखा है? सर मैंने बताया था जैसे ब्रिटिश था, तो ब्रिटिश में हम जानते हैं कि उनका पार्लियामेंट्री सिस्टम उन्होंने वर्ल्ड को दिया है, तो इंडिया में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम आया, तो हम आज भी उसे फॉलो कर रहे हैं। तो लोकतंत्र को मैंने मैच देते हुए कि हम तो लोकतंत्र है और हम उसी मॉडल पे चल रहे हैं, वो एक अच्छी चीज है जो हमने अपनाई है। और सर मैंने हमारे हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और स्टील इस्पात क्यों कहा जाता है यूपीएससी के सेवाओं को, ये ब्रिटिश कालीन दी हुई है। बिल्कुल दिखाया है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर क्या लिखा था नागेश? अतः हम कह सकते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का विकास हुआ, जैसे रेल, तार, डाक, सिविल सेवा, पुलिस से, जिसका प्रभाव रेल के वर्तमान व्यवस्था में देखने को मिलता है। सर इससे पहले एक पॉइंट और मेंशन किया है मैंने, जैसे कि वो रेल को जोड़ रहे थे, डाक से पूरे भारत को जोड़ रहे थे। उससे पहले भारत ना बहुत रियासतों में बटा हुआ था, लेकिन अंग्रेजों ने पहली बार भारत को एक सूत्र में बांटा और हमारा राष्ट्रीय का उदय हुआ। इससे भारत में एक राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, जिसकी वजह से गांधी जी को बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि भारत में एक राष्ट्रीय आंदोलन हुआ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, अच्छा बताया। जावेद क्या लिखा कंक्लूजन? कंक्लूजन नहीं लिख पाए? हाँ शायरा क्या लिखा कंक्लूजन? उसमें शायद ऐसे लिखा है कि कुछ जो ब्रेक वगैरह जो मैंने पॉइंट थे उसमें आपको नहीं देते हैं, जिससे आगे जो है ये मतलब हाँ रचना सर लिखा है इसमें कंक्लूजन में ये लिखा है कि वैसे तो लॉर्ड डलहौजी की बहुत सारी नेगेटिव बातें थी, उन्होंने आज़ादी में अवरोध उत्पन्न करने के बहुत सारे कार्य किए, लेकिन उसके साथ ही भारत में आधुनिकीकरण को एक दिशा दिया है, इसकी वजह से उन्हें माना जा सकता है। अच्छा अच्छा ठीक है। देखो अब ये वाले क्वेश्चन के बेसिस पे कंक्लूजन बताता हूँ। पहले तो चीज लॉर्ड डलहौजी के आधुनिकीकरण की बात हो रही है, मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है। मॉडर्नाइजेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट लिखना यहाँ पे किसी भी तरीके से तो नहीं बैठता, ठीक है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट पे तो नहीं जाना है, ठीक है। हमें आधुनिकीकरण में उनके द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन करना था, जो आप लोगों ने जिसने भी किया, रेल का विकास, सड़क नीति हो गई, या फिर कहीं ना कहीं डाक विभाग हो गया, है ना, या विधवा पुनर्विवाह के बारे में बात हो गई, सामाजिक सुधार के बेसिस पे, और ऐसी तमाम चीजें जिन लोगों ने भी लिखी वो इसके अंदर बॉडी पार्ट में मेंशन करना था, वो आप लोग ने कहा। उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि बस उसमें फैक्चुअल डेटा थोड़ा ऐड करते जाते तो और अच्छा हो जाता। फैक्चुअल डेटा के अंदर जैसे 1853 रेलवे का विकास, बॉम्बे से थाने तक रेलवे चले, तो ये एक फैक्ट है, और फैक्ट को अगर ऐड कर दोगे तो एक अच्छा रिस्पांस मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप इसमें कर सकते, जैसे 17 हड़प की नीति के तहत उसको लिया गया, ठीक है। तो ये बेसिकली आप लिख सकते थे, तो कहीं ना कहीं आपका एक एडिशन अच्छा हो जाता। हाँ तो वो होता है, डाउट हो जाता है थोड़ा सा प्रॉब्लम, इसीलिए मैंने बोला फ्रेम करना आंसर जरूरी है। इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा है, इंट्रोडक्शन इसका इतना बेहतरीन है कि सीधा क्वेश्चन से इंट्रोडक्शन मिल जाता है हमें कि हमें आधुनिकीकरण के बारे में लिखना है लॉर्ड डलहौजी के, और लॉर्ड डलहौजी के आधुनिकीकरण के बारे में आपको ऐसी ही संज्ञा को सीधा सीधा लिख देना था कि लॉर्ड डलहौजी भारत के अंदर आधुनिक भारत के पिता के तौर पर जाने जाते हैं, ठीक है। पहले उनके कहीं ना कहीं जो हमने उन्हें संज्ञा दी है उस संज्ञा के बारे में लिख दो, ठीक है। कि हम उन्हें आधुनिक भारत के पिता के तौर पर जानते हैं, आधुनिक भारत के पिता के तौर पर किए गए कार्यों का वर्तमान समय में लगातार इम्पैक्ट देखने को मिला, और उस इम्पैक्ट को कहीं ना कहीं आप
क्या आगे चल के कंक्लूजन में करोगे। एक तो मैंने आधुनिक भारत का पिता बता दिया उन्हें, फिर मैंने बता दिया कि वर्तमान समय में भी उनका प्रयोग है, उनके द्वारा किए गए बहुत सारे कार्य जो 1848 से 56 के दौरान भारत की दिशा को परिवर्तित करने में सराहनीय कदम की तरफ ले जाते हैं, वो कुछ इस प्रकार है। ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है। और इंट्रोडक्शन के बाद में फिर आप बॉडी पार्ट लिखना शुरू करते, उसमें सारे ये फैक्ट पर। कंक्लूड कैसे करना था इसको, कंक्लूड इसका बहुत आसान तरीके से कर देना था। कंक्लूजन के अंदर पहली तो चीज हम बार बार एक चीज पे बात करते हैं, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को जरूर ध्यान रखिए कि वर्तमान की चीजों का आने वाले समय में किस तरीके से इंपैक्ट पड़ सकता है, हमें ये कंक्लूजन में बहुत ध्यान रखना होता है। अब लॉर्ड डलहौजी के रेलवे के कार्य वर्तमान समय में क्या उपयोगी हैं, आप बिल्कुल देखिए। अगर वो रेलवे का विकास ना हुआ होता तो इस तरीके की चीजें हमें आज के समय में रेलवे में नहीं दिखती, है ना। तो कहीं ना कहीं आप उस चीज को आप वहां पे मेंशन ये भी कर सकते थे कि जिस तरीके से भारत की उस समय की स्थितियों में रेलवे का विकास कहीं ना कहीं अंग्रेजों की मंशा के तहत उनकी कहीं ना कहीं पर्सनल मंशा को दिखाता था, लेकिन उसके बावजूद भी भारत में रेलवे का विकास भारतीय राजस्व के लिए एक बहुत बड़ा स्रोत रहा या सोर्स रहा है, जिसके तहत भारत आज अपने राजस्व में कहीं ना कहीं गति पकड़ा है। तो आप इस तरीके से चीजों को वहां फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में दिखाते हुए वर्णन उसका दे देते हैं। कई सारी ऐसी चीजें भी आप वहां पे लिख सकते थे, जैसे हड़प की नीति की अगर हम लोग बात करें, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को कहीं ना कहीं करें, तो उसमें आप लिख देते कि इन चीजों के होने के बाद में भारत के अंदर कहीं ना कहीं नेशनलाइजेशन का धीरे धीरे या नेशनलिज्म का धीरे धीरे क्या होने लगा, उदय होना शुरू हो गया, क्योंकि लोगों को समझ आया कि उनकी सभ्यताओं को छीना जा रहा है और उन्हें अपनी सभ्यताओं को बचाना। तो नेशनलिज्म का कहीं ना कहीं एक क्रिएशन आप वहां पे दिखा सकते थे। ऐसी कुछ चीजें आप कंक्लूजन में लिख देते। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, ये शब्द जरूर ध्यान रखना, हमेशा किसी भी कंक्लूजन को लिखोगे वहां पे एक शब्द जरूर ध्यान रखना, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच। अगर फ्यूचरिस्टिक अप्रोच आपको ध्यान में, चाहे कितनी भी प्राचीन सभ्यता का क्वेश्चन आ जाए, कितनी भी प्राचीन सभ्यता का, उसका फ्यूचरिस्टिक अप्रोच कंक्लूजन में जरूर ऐड करना, ठीक है। चाहे सामाजिक मुद्दों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो सारी स्कीम्स हम लिखते हैं ना वर्तमान की, इस समय में ये स्कीम्स चल रही हैं, उनका प्रभाव कंक्लूजन में लिखते हैं। आंसर्स ऐसे लिखे जाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से फ्रेम कर लो उनको, और फ्रेम करने के बाद उसको लिखो। अब जितने भी लोगों ने आंसर्स लिखे, किसी ने भी रफली फ्रेम नहीं किया, एक बड़ी गलती आपने ये करी। कोई भी रफली अगर इसको फ्रेम साइड से करता तो आंसर बहुत अच्छा लिख लेता, और 1 मिनट का काम था रफली फ्रेम करने का। मैं अपने जितने भी आंसर लिखता हूँ, जितने भी आंसर मैंने लिखे अपने, हर आंसर में रफ में फ्रेम जरूर करता था, उसके बाद में फिर आंसर को परफॉर्म करता था। तो एक कमी आप लोग के अंदर, सभी के अंदर जो कॉमन है, वो रफ फ्रेम नहीं करते आप लोग। आप किसी भी आंसर को अगर लिखने जा रहे हो, रफली फ्रेम करो। आप लोग क्या करते हो, आंसर सीधा लिखना शुरू कर देते। अब आंसर लिखना शुरू कर दिया, आपके लिखने की कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हो गई, आप उन शब्दों को क्या वापस ले सकते हो, उसमें नहीं ले पाओगे, ले ही नहीं पाओगे, और वो गलतियां आप वापस ले नहीं सकते, फिर उसमें कटिंग करोगे या कहीं ना कहीं फिर आप ही बुरा फील करोगे, और वो एक शब्द गलत लिखने की वजह से आने वाले आंसर पर पूरा इंपैक्ट पड़ता है, फिर पूरा आंसर का कहीं ना कहीं मोटिवेशन डाउन हो जाता है, और वो गलत फिर आगे चल के भी आप लिखते चले जाते हो। तो इसलिए आंसर को फ्रेम करना सीखो, शब्दों को फ्रेम करना सीखो। सिर्फ और सिर्फ जैसे हम लोग क्या करें कि अगर मुझे बॉडी पार्ट लिखना है, बॉडी पार्ट में मैं पूरा डिटेल थोड़ी लिखूंगा फ्रेमिंग में, मैं सिर्फ और सिर्फ उसमें हेडिंग्स लिख लूं, और उन हेडिंग्स में मुझे क्या लिखना है, ये लिखना है, ठीक है। ये सब 15 मिनट का समय ऑलरेडी मिला है आपको स्टार्टिंग में, आप उसको यूटिलाइजेशन करो, और यूटिलाइजेशन करके आप इस तरीके से लिखो। टाइम बहुत है, 20 क्वेश्चन में आप 3 घंटा आराम से निकालोगे, बहुत आराम से निकालोगे, टाइम कम नहीं है। बस कुछ ट्रिक्स होती है, उनको लगाना जरूरी, जैसे मैंने बोला 120 और 125 130, इससे ज्यादा ऊपर मत जाओ। अगर इतना करोगे तो आपके आंसर्स का फ्रेमिंग अच्छी है। जिन लोगों को अभी भी डाउट है कि सर आंसर में 130 शब्द कितने होते हैं, 120 शब्द कितने होते हैं, 150 शब्द कितने होते हैं, वहां जो कॉपी मिलती है उसका जो फ्रंट पेज है, उस पेज को वो 100 शब्दों में काउंट करते हैं ऑन एवरेज राइटिंग, अगर आपकी एवरेज राइटिंग है, ठीक है। बड़ी राइटिंग है तो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाएगा, छोटी राइटिंग है तो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी एवरेज राइटिंग है, एवरेज राइटिंग के बेसिस पे फ्रंट का सीधा जो सामने पेज है वो 100 शब्दों का होता है। अब आप उस आधार पे लगा लो अपना कि 100 शब्द मुझे वहां मिल ही रहे, और बाकी मुझे 30 शब्द और लिखने, आगे आने वाले में 1/3 वाला पेज अप्रॉक्स कहीं ना कहीं कवर कर लो, ठीक है। तो आप क्या होगा, कहीं ना कहीं 130 शब्दों में आराम से पहुंच चुके, ठीक है। या जनरली क्या करो कि जो अगला पेज आप जब भी लिखो तो उसका कंक्लूजन ही लिखो। भाई इधर हमने इंट्रो लिख दिया और बॉडी पार्ट पूरा लिख दिया, और अगले पेज पे सीधा कंक्लूजन लिख दिया, ये आपके 120 130 शब्दों में निपट जाए, ठीक है। ये आइडिया बना लो, एक आइडियलिस्टिक अप्रोच बन जाएगी, तो आंसर लिखने में बहुत आसानी होगी। और अब आंसर कैसा भी हो,
मैं कह रहा हूं ब्रह्मांड का कोई भी क्वेश्चन उठा के आपके सामने वो उठा के रख दे और ऐसा होगा, ध्यान रखिएगा 20 के 20 क्वेश्चन आपको आते हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई इसकी गारंटी नहीं ले सकता। क्योंकि जब आप यूपीएससी का पेपर सॉल्व करने जाते हो तो जो 100 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 50-60 क्वेश्चन आप लोग कहीं ना कहीं मैक्सिमम सुने हुए होते हैं और कर पाओगे। बाकी जो क्वेश्चन आते हैं वो शायद इतने होते हैं 20-30 क्वेश्चन तो कभी सुने ही नहीं, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। तो क्या आप मेंस में ये गारंटी ले सकते हो कि आपको सब पढ़ा हुआ और सुना हुआ आएगा? नहीं आता है, वहां भी 20 क्वेश्चन नहीं आएंगे सुने हुए। ये कला आपको अपने अंदर विकसित करनी है कि एकदम अननोन क्वेश्चन भी आ जाए, आप उसको कैसे कनेक्ट करोगे, किस तरीके से उसके बारे में लिखोगे, कहां से लिखोगे, कैसे लिखोगे, ठीक है। तो अगर आपने उसको कभी पढ़ा भी नहीं है तो आप उसको कैसे फ्रेम कर लोगे, ये आपकी इस प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। इसलिए जितने आंसर लिख पाओ, जितने आंसर भी लिख पाओ, उतने आंसर लिखने की प्रैक्टिस करो। यहाँ की प्रैक्टिस का मतलब है आंसर्स अपने आप खुद लिख जाएंगे, खुद लिख जाएंगे, अपने आप हाथ चलेगा। फिर उसके बाद में मुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप लोग आंसर लिखो। अगर आप लोग घर पे प्रैक्टिस करते होते अपने आप तुरंत क्वेश्चन बनता और तुरंत लिख देते। तो प्रैक्टिस कहीं ना कहीं शॉर्टेज हो रही है आपकी, उस प्रैक्टिस के बेसिस पे प्रॉब्लम आ रही है। एक प्रॉब्लम आप लोग के साथ बहुत बड़ी है और वो चीज दूसरी है रिवीजन ट्रिक आप लोग को नहीं पता है, और पता भी है, मैं बता चुका हूँ, आप लोग उसको परफॉर्म नहीं करते हो। जिससे क्या गलतियां करते हो आप लोग, आने वाले समय में जो भी क्वेश्चन पेपर दोगे, कुछ भी दोगे, ऐसे रिजल्ट आते हैं। ये रिजल्ट आते हैं। पेपर में सब सुना हुआ होगा, सारे क्वेश्चन सुने हुए होंगे, गलतियां कर देते हो। गलतियां करने का मतलब बेसिकली रिवीजन ट्रिक आपको नहीं पता है या आप उसको परफॉर्म नहीं करते हो। मैं बार बार बता चुका हूँ, डेली प्रैक्टिस करने के बाद में डेली रिवीजन होता है। सोने से पहले रिवाइज करके ही सोना चाहिए, वरना सो ही मत, रात भर जागो, बैठे रहो, खुद को पनिश करो बैठ के। क्यों नहीं करा रिवीजन, अपने आप को पनिश करो बैठ के। अगर आप सच में एग्जाम निकालना चाहते हो, नहीं निकालना चाहते हो तो बहुत तरीके फिर उसके बारे में, है ना। महिलाओं की शादियां हो जाएगी अपने अपने घरों में, ठीक है, और पुरुष जिनकी महिलाओं से शादी होंगी उनसे गालियां खाएंगे, ठीक है। तो यही है तरीका फिर, क्योंकि बेरोजगार रहोगे फिर उसके बाद में। यही 2 तरीके होते हैं, ठीक है। तो अगर सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन लेने के बाद में कहीं ना कहीं एक वैल्यू जो कहीं ना कहीं आपको समझ आएगी वो यही है। तो एक रिवीजन टेक्निक को फॉलो कर लो, मैं बता रहा हूं, उसको याद कर लो, लिख लो, जिसको भी लिखना पड़े लिख लो। रिवीजन टेक्निक होती है, कोई भी कितना भी कहीं ना कहीं माइंड का कमजोर बच्चा हो, वो उस रिवीजन टेक्निक को अगर फॉलो करेगा तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, कभी भी गलत नहीं होंगे। और टॉपर्स की टेक्निक है ये, इसको अगर लिख लोगे और अब तक परफॉर्म कर ले जाओगे तो कभी गलत नहीं होंगे क्वेश्चन। पहली चीज, अगर दिन में 8 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, ओवरऑल 8 घंटा अगर आप स्टडी करते हो दिन में, तो जो 8वां घंटा है, 7 घंटा फ्रेश पढ़ने के बाद 8वां घंटा हमेशा रिवीजन का होना चाहिए। जो पूरे दिन में पढ़ा 8वां घंटा कौन सा होगा, सिर्फ रिवीजन का। हर दिन में 1 घंटा रिवीजन, जो दिन भर पढ़ा है वो 1 घंटे में रिवाइज हो जाएगा। ये रिवीजन की टेक्निक है। अगले दिन फिर ऐसे ही पढ़ना है, 6 दिन लगातार इसी ट्रिक को फॉलो करना है, ठीक है। डेली 1-1 घंटे फॉलो करा, हमने रिवाइज करा, डेली का रिवीजन चल रहा है हमारा, हम कुछ भूल नहीं रहे क्योंकि हमारा डेली रिवीजन हो रहा है। 6 दिन बाद 7वें दिन कुछ नया नहीं पढ़ना, वो 7वां दिन आपका, आप डिसाइड कर लो। किसी को मंगल लगे मंगल कर लो, किसी को संडे लगे संडे कर लो। वैसे संडे इसलिए क्योंकि क्लास नहीं आना होता, तो आपके लिए एक अच्छा दिन होता, पूरा दिन बचता है, तो उसमें संडे रख लो। संडे में कुछ नया नहीं पढ़ना, जितना 6 दिन में स्टडी मैंने की थी सिर्फ उसको रिवाइज करना है, सिर्फ और सिर्फ उसी का रिवीजन करना है और कुछ नया नहीं करना है। एमसीक्यू लगाओ, प्रैक्टिस सेट लगाओ, जितना पढ़ा है पुराना वो सब रिवाइज करो, लेकिन नया कुछ मत पढ़ना। 7वें दिन कुछ नया नहीं पढ़ना होता है। 6 दिन पढ़ने के बाद में 7वें दिन प्रॉपर उस वीक का रिवीजन कर लिया और रिवीजन करके रख दिया। अगले दिन फिर मंडे आया, मंडे से फिर सेम प्रोसीजर फॉलो करा, 6 दिन पढ़ाई और हर रात में 1 घंटे का रिवीजन। फिर उसके बाद में संडे जो आया उस संडे में फिर उन 6 दिन का रिवीजन प्रॉपर पूरा, ठीक है, पूरा प्रॉपर 6 दिन का रिवीजन करना है। ऐसे करते करते हमारे 4 वीक गुजर गए, ठीक है, 7 चौक 28 होता है, 4 वीक गुजर गए। 4 वीक खत्म होने के बाद में महीने के लास्ट में 2 दिन या 3 दिन मिलते हैं, 29-30 मिलेगा या 29-30-31 मिलेगा। उस 29-30 और 29-30-31 में कुछ नया नहीं पढ़ना। लास्ट मंथ में हमेशा क्या करना है, 3 दिन का रिवीजन स्लॉट रखना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। पूरे महीने में जो पढ़ा था वो 2 से 3 दिन में रिवाइज हो सकता है अगर आप उसे वीकली रिवाइज करते हुए आए, है ना। तो आपने क्या करा, 3 दिन में सिर्फ रिवीजन करा। अगर आपने वो 3 दिन रिवाइज कर लिया, फिर जो 1 महीने में पढ़ा है, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अगर जिस बच्चे ने 1 महीने में इतना कर लिया, 1 महीने में उसने जो पढ़ा होगा वो भूल ही नहीं सकता, एकदम नहीं भूलेगा।
किसी हाल में नहीं भूलेगा। ठीक है, तो ये 1 महीने का रिवीजन, 1 महीने की स्टडी हो गई। अगले महीने में फिर सेम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो आप लोग, फिर लास्ट के 2-3 दिन छोड़ दिया आपने पढ़ने के लिए, तीसरे महीने में फिर सेम स्टडी कर लो, फिर छोड़ दे रहे हो। जब 3 महीने खत्म हो, क्वार्टरली जब टाइम खत्म होता है, उसमें लास्ट का 1 वीक पूरा छोड़ देना, प्रॉपर कुछ नया नहीं पढ़ना पूरा। जैसे जनवरी चल रही है, जनवरी आप सेम प्रोसीजर फॉलो, फरवरी चल रही है वैसे तो जनवरी में आपने सेम प्रोसीजर फॉलो किया, फरवरी में सेम फॉलो किया और मार्च में किया। जब मार्च आएगा तो मार्च की लास्ट वीक में कुछ नया नहीं पढ़ना है, सब पुराना उठा कर रिवाइज करना है जो 2-3 महीने में आपने पढ़ रखा है। सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते में रिवीजन करना है और कुछ नहीं। फिर वापस पुरानी टेक्निक पे आ जाओ, 6 दिन, महीना भर, फिर क्वार्टरली में ये काम करना है। ठीक है, 6 महीना जैसे ही पूरा होगा, उस 6 महीने में 15 दिन छोड़ दो लास्ट में प्रॉपर पूरे, और उन 15 दिन में सिर्फ पुराना जितना पढ़ा था उसका रिवीजन करना है। ठीक है, ये ट्रिक जो अपना लेगा वो बंदा कभी भी किसी एग्जाम में फेल नहीं होगा। बस हम अपनाते नहीं, हमारे साथ यही बड़ी समस्या है। हमारे माइंड का मेंटल स्टडी होती है, बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज हो चुकी है जो अभी आप पढ़ लो। जैसे मैंने अगर आपको कोई टॉपिक अभी पढ़ाया, ये टॉपिक 1 घंटे बाद आपके माइंड में 80% स्टोर रह जाता है। ठीक है, 4 घंटे बाद ये 60% बचता है, 8 घंटे बाद में ये घटा के 30 से 40% रह जाता है। अगले दिन सुबह में उठोगे लगभग 5 से 6% बचा, बाकी सब वॉश हो चुका होता है। ये साइंटिफिक स्टडी है। लेकिन अगर ऐसा किसी के साथ नहीं हो रहा है तो गॉड गिफ्टेड है कि कल का पूरा अपने आज भी याद रख ले रहा है, प्रॉपर सारे फैक्ट के साथ याद रख ले रहा है, ये गॉड गिफ्टेड है। ये अलग चीज हो सकती है, लेकिन ये साइंटिफिक जो नॉर्मल लोग हैं उनके साथ स्टडी है। अगले दिन आपके पास में सिर्फ 5 से 10% का स्टोरेज बचेगा, बाकी सब उड़ चुका होता है। क्योंकि ये माइंड काम कर रहा है हर टाइम, सोते टाइम तक तो ये काम कर रहा है, ख्वाब दिखाता है अपने अपने देखते तुम, है ना, तो वहां तक तो काम कर रहा होता है, हर टाइम ये काम कर रहा है। तो आप कैसे इससे उम्मीद कर सकते हो कि 1 घंटे में पढ़ा हुआ आप इसमें हमेशा याद रख पाओ? नहीं हो पाता है। तो इसीलिए क्या करना पड़ता है, बहुत इसीलिए बोल रहा हूं मैं कि 8 घंटे में स्टडी में 7 घंटे बाद 1 घंटे का रिवीजन जरूर करना। नहीं करोगे, अब आपने रिवाइज कर लिया, वो फिर से फ्रेश हो गया, जितना आपने पुराना हो गया था वो सब फ्रेश हो गया, फिर आपने नया शुरू करा, तो अब वो फ्रेशनेस के साथ वो माइंड में वापस से स्टोर हो गया, अब नहीं निकलेगा वो। तो ऐसे जब आप स्टडी करते हो तो कोई भी चीज आपके मन से नहीं जाएगी, दिमाग से नहीं जाएगी, प्रॉपरली स्टोर हो जाती है। बस ये चीज है, अगर आप इस चीज को फॉलो कर रहे हो तो फिर बढ़िया है ना, और नहीं अगर कर पा रहे हो तो फिर समस्या आ जाएगी वहां पे। तो इसलिए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अब डेली प्रॉपर तरीके से, ठीक है, डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, डेली इसके ऊपर काम करना है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। जितना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए रिटन कहीं ना कहीं अच्छा होता चला जाएगा। और साथ ही साथ में प्लस ये भी कर लो कि अपने कुछ ना कुछ घर पे जाके 5-10 MCQ लगा लिया करो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। यही टॉपिक दिखाई दे रहा है, इसी टॉपिक से रिलेटेड ढूंढ लो, टॉपिक का नाम डाल के आजकल इतना आसान हो गया है, जो लोग करते होंगे MCQ वो लोग जानते होंगे कि टॉपिक का नाम डाल के सिर्फ MCQ लिख दो, प्रॉपर उसके पता नहीं सैकड़ों MCQ आपके सामने खुल के चले जाते हैं। तो वो ऐसी टेक्निक कब करोगे आप लोग, जब समय निकल जाएगा, बाद में नहीं पता चलता ना, चीजें फिर गुमनाम होती चली जाती है। बाकी तो मैं आपको दूंगा आंसर राइटिंग चेक करके। और अब ये शब्द होते हैं, हाँ, जैसे काकी के नेम प्लेट पर, हाँ, ये सब काउंट होता है? हेल्पिंग वर्क काउंट नहीं होता, बाकी सब काउंट होता है। हेल्पिंग वर्क का मतलब ये होता है इज, आर, एम, ठीक है, व्हाट, वर्क वगैरह, ये सारे जो शब्द होते हैं इनको काउंट नहीं किया जाता, बाकी वो सारे शब्दों को काउंट करते हैं। और डायग्राम में जो लिखा हुआ वर्ड है, ठीक है, डायग्राम में लिखे हुए शब्दों को काउंट नहीं करता है वो। अगर आपने कोई डायग्राम बनाया, जैसे आपने चार्ट बनाया था अभी, उस चार्ट में आपने लिखा था ना सामाजिक परिवर्तन, चार्ट काउंट नहीं होगा शब्दों में, चार्ट को शब्दों में काउंट नहीं करते वो लोग। तो चार्ट बना लेते हैं लोग इस वजह से बना लेते हैं कि एक तो शब्द काउंट नहीं हो रहा है, मुझे ज्यादा स्पेस मिल जा रहा है लिखने के लिए, और प्लस उसका बहुत अच्छा महत्व देखने को मिल रहा है। तो चार्ट वगैरह, डायग्राम्स वगैरह ये सब शब्दों में काउंट नहीं होंगे। हेल्पिंग वर्क को हिंदी में क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया है, हाँ सहायक क्रिया, ये जो भी होती है ये काउंट नहीं होती है किसी भी शब्द में। मेन शब्दावली को काउंट करते हैं, वो सहायक क्रियाओं को काउंट नहीं करते। तो आप इसको जो भी आप हेल्पिंग वर्ड्स उसके अंदर लिख रहे हो, उससे आप अपने आप को थोड़ा सा बचाओ, ठीक है, वो बचाओ क्या, वो तो लिखो, कोई इशू ही नहीं है उसमें, प्रॉपर है, बस वो काउंट नहीं करेंगे, अन्यथा काउंट करेंगे। और एवरेज देखो, वो भी एक एक वर्ड थोड़ी लिख के काउंट कर रहे बैठे, वो ये थोड़ी कि 1, 2, 3, 4 ऐसे काउंट नहीं करना है। मैंने बताया ना, वो एवरेज लेके चलते हैं, ये फ्रंट पेज है, इसमें 100 शब्द आ जाते हैं, तो वो एवरेज ले लेते हैं। अगर आपकी छोटी राइटिंग है वो उस हिसाब से काउंट कर लेते हैं कि इसमें 100 नहीं, चलो 110 आ गए होंगे, है ना, वो ऐसे करके काउंट कर लेते हैं। बड़ी राइटिंग है तो इसमें 80 ही आए होंगे,
तो ऐसे काउंट कर लेते हैं। जब भी आप आंसर देखोगे तो वो लोग आंसर कभी काउंट नहीं करते, ऐसे कर ले। तभी तो उन्होंने खुद लिख दिया है कि अगर आप 125 से 175 वर्ड लिखते हो तो ये आपका 150 शब्द माना जाता है। अब वो अगर इतना ही परफेक्ट होते, मशीन से एक एक वर्ड काउंट कर रहे होते बैठ के, तो वो तो लिखते 150 है, मतलब 150 ही है। तो उन्हें एक सहायता दे दी आपको कि 25 से 75 लिखो, क्योंकि उन्हें भी पता है हम भी ये अंदाजे के बेसिस पे शब्दावली को काउंट कर रहे हैं, तो वो इस बेसिस पे होता है। लेकिन ये चीज जरूरी है कि आप लोग अगर चार्ट बना रहे हो तो चार्ट बनाने के बाद में ये मत काउंट कर लेना कि पीछे वाला 1/3 ही भरना है, ठीक है, फिर उसको बढ़ा देना, क्योंकि शब्दावली चार्ट की काउंट नहीं हो रही, डायग्राम की काउंट नहीं हो रही, वो काउंट नहीं होगी, बस बाकी अन्यथा सारी शब्दावलियों का काउंट किया जाता है, ठीक है। और मार्जिन वैसे तो वो लोग देते हैं, किसी कॉपी में कभी मिसप्रिंट भी होकर मार्जिन ना आएगा तो मार्जिन जरूर दीजिएगा लाइन खींच के, मार्जिन देना बहुत जरूरी होता है, वरना एग्जाम में खिंचा जाएगा वो, है ना। मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ ना, मार्जिन किया करो, साइड से लाइन खींचा करो। वो इसलिए होता है क्योंकि वो आपको रिमार्क दे कहाँ, फिर आपने पूरा तो सब लिख 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 के उसके ऊपर सत्यानाश कर दिया, तो वो आपको रिमार्क्स कहाँ देगा, वो रिमार्क्स देने की उसे जगह नहीं मिलती, फिर वो एडजस्ट करता, जब वो एडजस्ट करता तो आपसे एडजस्ट कराता, कहता ठीक है लो तुम मिलो, 2 नंबर कम कर देगा गुस्सा, ठीक है। तो ऐसी कोई चीजें ना करो जिससे कहीं ना कहीं फर्क पड़े, बस ये चीजें इनको बस थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना और आंसर की प्रैक्टिस अच्छे से करो। चलो टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। हम लोग स्वर देख लिए थे, 7 स्वर, है ना। 7 स्वरों का कहीं ना कहीं ये हम लोग बात करें कि इनका आविष्कार या फिर इनका ओरिजिन कहां से हुआ, ओम शब्द से माना जाता है, ठीक है। ओम, अगर मैं संस्कृत का बोलूं, एक सबसे बड़ा और सबसे विशाल शब्द के तौर पर ओम का उच्चारण किया जाता है, और ओम ही वो शब्द है जिससे स्वरों का व्यंजन बना प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो ओम को ही माना जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जो स्वर है, उन स्वरों के अंदर 2 स्वरों को काफी ज्यादा उल्लेखित किया जाता है और इसके ऊपर ज्यादा फोकस है, जैसे सा और पा। अगर ज्यादातर जितने भी आप म्यूजिक फॉर्म्स को बनाते हो, उन सारे म्यूजिक फॉर्म्स को बनाने में सा और पा, षडज और पंचम, इन शब्दों का प्रयोग ज्यादा यूज होता है। इसी को हम अचल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अचल स्वरों का जब विभाजन करते हैं तो चल स्वर और अचल स्वर में करते हैं, वो हिंदी में पढ़ते हैं हम लोग। जो इसमें बेसिकली अचल स्वर ये कहलाते हैं जो हम लोग इसमें देख रहे हैं, ठीक है। तो आप इसके अंदर ये चीज को लिख सकते हो बेसिकली। बाकी अन्य जितने भी स्वर हैं वो सारे सारे चल स्वर के फॉर्म होते हैं, ठीक है। और सातों की बात हमने कर ही ली, ठीक है। इसके बाद देखिए राग आता है। राग भी संस्कृत शब्द रंज से लिया गया। हम इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं म्यूजिक फॉर्म का। हम 3 म्यूजिक फॉर्म में क्लासिफिकेशन किए। पहला क्लासिफिकेशन स्वर था और दूसरा कौन सा? राग है, ठीक है। जब राग की बात आती है तो रंज, रंज का मतलब बेसिकली प्रसन्न होना, आप अपने आप में सेटिस्फाइड हो, संतुष्ट हो, खुश हो, तो उस आशय को कहीं ना कहीं ये दर्शाता है। तो जब राग का प्रयोग किया जाता है किसी भी म्यूजिक फॉर्म में, वो इस चीज को दर्शा रहा है कि आप अपने अंदर की प्रसन्नता को दर्शा रहा है ना, या अपने अंदर के किसी इमोशन को दर्शा रहा है, ठीक है। तो इसका फॉर्म कहीं ना कहीं माधुर्य कह सकते हैं हम, एक तरीके से मधुर होता है, और जो प्रसन्नता है कहीं ना कहीं मीठेपन से निकलेगी, आपके अंदर के अच्छे स्वभाव से निकलेगी। वो स्वभाव इसके अंदर बेसिकली देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके कुछ एलिमेंट्स भी हैं। उन एलिमेंट्स में अगर हम बात करें, पहला एलिमेंट इसका ध्वनि है, ठीक है। अगर हम बात करें कि भाई राग का पहला एलिमेंट क्या है? ध्वनि। ध्वनि को सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट के तौर पर इसमें कहा जाता है, जिसे नाद भी कहते हैं। इसका शब्द याद रखिएगा, इसको ध्वनि को क्या बोलते हैं? नाद। ध्वनि को सब याद रख लेंगे, लेकिन ध्वनि का एक दूसरा नाम क्या है? नाद, ठीक है। तो ये बेसिकली ऐसी ध्वनि होती है कि नाद ध्वनि को, एक ध्वनि ऐसी जो टकरा के निकले और एक ध्वनि ऐसी जो बिना टकरा के निकले, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जैसे आप ओपन हॉल के अंदर खड़े हुए, ओपन हॉल में जब आप तेजी से बोलते हो तो देखा नहीं आवाजें टकरा टकरा के आती है वापस, तो ये कुछ टकराती हुई नाद होती। और ऐसी नाद कहीं ना कहीं आप अगर किसी ऐसी जगह पे खड़े हुए जहां स्वर निकला और आपके मुंह से निकल के चला गया, आवाज का किसी भी तरीके का वाइब्रेशन ना हो, तो वो क्या होता है? बिना टकराई हुई कहीं ना कहीं नाद होती है। तो नादों को इस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। ये उसके बाद राग का अगला तत्व तारत्व होता है, ठीक है। तारत्व होता है बेसिकली, तारत्व बेसिकली उस चीज को बोला जाता है जिसमें स्वर जब आप लगाते हो, लाप जब आप लगाते हो, तो स्वर और लाप लगाने के दौरान कहीं ना कहीं अर्ध और पूर्ण स्वर जो होते हैं उनका विभाजन किया जाता है, ठीक है। तो इस वजह से कभी आपने देखा होगा कि म्यूजिक फॉर्म में कोई अपना राग लगाते लगाते किसी में एक आधे फॉर्म में रुक जाता है, कभी कभी उसको पूर्ण करता है, तो ये कहीं ना कहीं तारत्व कहलाते हैं, तारत्व का फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इससे रिलेटेड है। नौरस इसमें भी होते हैं। नौरस की बात हम लोग पहले कर चुके हैं, वही नौरसों का वर्गीकरण यहाँ पे किया गया, ठीक है।
राग की इंपॉर्टेंट 3 श्रेणियां हैं, इन श्रेणियों को बस याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। एक ओडव श्रेणी होती है, इसमें 5 स्वरों की रचना होती है, टोटल 5 स्वरों से मिलकर क्या बनता है, ओडव, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें षाडव, षाडव का मतलब 6 स्वरों से मिलकर बनने वाला, ठीक है। और उसके बाद में संपूर्णा, ये 7 स्वरों से मिलने वाला, ठीक है। और कम से कम एक राग के अंदर 5 स्वर तो होने ही चाहिए, अगर 5 स्वर नहीं है तो वो राग बनेगा ही नहीं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा है ना कि जब हम इंग्लिश या हिंदी की वर्णमाला पढ़ते हैं, है ना, तो सबसे छोटी चीज को हम लोग लेटर बोलते हैं, उससे बड़ा वर्ड बन जाता है, वर्ड से मिलके फिर सेंटेंस बनता है। जब तक वो 4-5 चीजों का मिलके मिश्रण नहीं होगा, क्या वो सेंटेंस कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, वो तो सिर्फ वर्ड ही कहलाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही इसके अंदर होता है कि जब तक 5 स्वर इसके अंदर नहीं है तब तक ये क्या नहीं बन सकता, राग नहीं बन सकता, ठीक है। कम से कम इसमें बोला गया सारे गामा पा, कम से कम इतना तो शब्दावली इसके अंदर हो, अगर इतनी नहीं है तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या बन के रह जाएगा, स्वर बन के रह जाएगा। अगर इसको राग बनना है तो कम से कम 5 स्वरों का होना इसके अंदर आवश्यक माना जाता है, ठीक है। इसके बाद में राग की गति के हिसाब से भी इसको विभाजित किया जाता है, ठीक है। इसमें बेसिकली विलंबित भी होती है, मध्य भी होती है और ध्रुत, ठीक है, जिसको तेज बोला जाता है। राग भी अलग अलग तरीके से होते हैं, मतलब एक तो हो सकता है कि हल्के हल्के राग दिया जा रहा हो, बहुत स्लो स्लो तरीके से दिया जा रहा हो, कहीं ना कहीं मध्य फॉर्म में होता है और कहीं द्रुत होता है, या काफी तेजी से राग को दिया जाता होता है, ठीक है। मॉडर्न फॉर्म में आप ये सारे राग वाग कहीं ना कहीं म्यूजिक फॉर्म में सुनते रहे, गाने तो सब लोग सुनते हो, है ना, तो गाने कहीं ना कहीं अगर आप लोग सुनते हो या कभी भजन भी सुनते हो तो उन सब में रागों का लगना या ऐसी चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये चीजें वहां पे आपको दिखाई देगी। देखिए राग का बेसिकली अगर हम श्रेणियों में वर्गीकरण करें तो ऐसी 6 श्रेणी बताई गई हैं, रागों की 6 श्रेणी होती है, ठीक है। एक होता है भैरव, भैरव राग सुना होगा आप लोग ने। भैरव राग का मतलब बेसिकली ये होता है जो सुबह के समय लगे, ठीक है, सुबह के समय जिस राग का प्रयोग किया जाता है भैरव, और समय कौन सा हो, शरद ऋतु का, ठीक है। हर चीज का क्लासिफिकेशन उसके टाइम पीरियड के हिसाब से दिया गया है, और इसका मतलब क्या होता है, इसका सेंस है शांति, ठीक है, बेसिकली पीसफुलनेस को कहीं ना कहीं दर्शाता है। ऐसा राग भैरव राग होता है, सुबह के समय में ही होगा और शरद ऋतु का कहीं ना कहीं टाइम पीरियड इसमें दिखाई देता है। दूसरा राग होता है हिंडोल। हिंडोल बेसिकली ये डाउन नहीं होगा, दवा नहीं होगा, डाउन पीरियड कहते हैं इसे, DAW है हिंदी में लिखते हैं। डाउन का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जब सूर्य अस्त होता है, ठीक है, सूर्य अस्त होने का जब समय होता है, जब दिन कहीं ना कहीं डूब रहा होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हिंडोल का शब्द है। वसंत ऋतु में इसको कहीं ना कहीं देखा जाता है, ऋतुओं की बात करें, ठीक है, और कहीं ना कहीं बेसिकली युवा जोड़े की मधुरता को दर्शाता हुआ कहीं ना कहीं ये दिखाई देगा आपको, ठीक है। इसके बाद दीपक राग होता है, ये रात के समय में ही होगा, ठीक है, मौसम गर्मी का हो सकता है, ठीक है, और करुणा को दर्शाता है, ठीक है, करुणा को दर्शाता है। मेघ होगा, उसके बाद दोपहर का समय होगा, ठीक है, उसके बाद में ये समय भी बरसात का ही है, कहीं ना कहीं बरसात के समय को देखते हैं, और ये किसको दर्शा रहा है, साहस को, कहीं ना कहीं साहस को ये दर्शाता हुआ दिखाई दे। श्री राग होता है, शाम के समय का राग है, ठीक है, सर्दी के समय में होता है, हर्ष उल्लास या आपके अंदर ये कहीं ना कहीं हैप्पीनेस को दर्शाता है, ये वो राग है, ठीक है। मालकोस मध्य रात्रि, ठीक है, सर्दी के समय में, और ये कहीं युवा प्रेम को दर्शाता हुआ दिखाई देता है। तो ये राग है, राग जिस तरीके की भारत के अंदर डिवीजन है, और डिवीजन को उनके समय, मौसम और ये जो मनोदशा है उसके आधार पर विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। बेसिकली इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये कि रागों की श्रेणी आपको याद होनी चाहिए। 6 श्रेणियां हैं रागों की। समय भले से याद होना हो, लेकिन कम से कम आपको उसकी मनोदशा तो याद होनी चाहिए कि कौन से राग का मतलब या सेंस क्या निकल के आता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। 6 रागों का नाम याद रखिएगा। हम लोग राग में इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, लिखिए। ठीक, बस इसको इसी में है। उसके बाद ताल, ठीक है, हम लोग तीसरा देखें। स्वर राग के बाद में तीसरा होता है म्यूजिक का फॉर्म, उसको हम ताल कहते हैं, ठीक है। ताल बेसिकली जो बीट्स होती हैं कहीं ना कहीं उसको लयबद्ध तरीके से जब लगाया जाता है तो वो ताल है। ताल कहीं ना कहीं आप इस चीज को कह सकते हो कि जैसे आप ड्रम बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, या फिर म्यूजिक का कहीं ना कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट देना जो म्यूजिक को सपोर्ट करता है, इंस्ट्रूमेंट को सपोर्ट करता हुआ कहीं ना कहीं लगाया जाए, वो क्या होता है,
ताल होता है। ठीक है, ताल बेसिकली लय को एक तरीके से बनाने के लिए लगाया जाने वाली क्रिया को कहते हैं। भाई स्वर हमें मिल गए, राग हमें मिल गया, स्वर और राग मिलने के बाद में अब उसकी एक क्रोनोलॉजी भी तो होनी चाहिए कि इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक सही ऑर्डर में कहीं ना कहीं क्रिएट हो जाए। तो वो सही ऑर्डर में क्रिएट कैसे होगा? ताल की जरूरत वहां पे पड़ती है। तो ताल बेसिकली इस तरीके के होते हैं। ताल को भी 3 तरीके से पहचाना जा सकता है। ठीक है, इसके अंदर दादरा, रूपक और छप ताल, ये बेसिकली 3 तरीके के ताल इंपॉर्टेंट ताल हैं जिनको आप यहाँ पे पहचान सकते हो। ये 3 इंपॉर्टेंट है, बाकी तो और मिसलीनियस बहुत सारे ताल के टाइप्स होते हैं। जैसे यहाँ आप लोग देख भी रहे हो 108 से ज्यादा बीट्स होती हैं इसके अंदर, है ना। हम सब तो नहीं समझ सकते, लेकिन दादरा, रूपक और छप ताल ये किसके भाग है? ताल के भाग है, इंपॉर्टेंट भागों का वर्णन है। ठीक है, 100 से अधिक ताल है, 30 को हम लोग जानते हैं कहीं ना कहीं, और केवल 10 से 12 ही वास्तविक में प्रयोग किए जाते हैं। तो 10 से 12 तालों का प्रयोग किया जाता है, उसमें आप दादरा, रूपक और छप ताल को याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, अच्छा आगे इस पे एक टॉपिक लिटरेचर का है, साहित्य। ठीक है, साहित्य का एक टॉपिक है इसके अंदर। मैंने साहित्य की टॉपिक की एक लिस्ट बना दी है प्रॉपर कि प्राचीन काल में ये साहित्य इंपॉर्टेंट है, मेडिवल में ये इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न में ये इंपॉर्टेंट है। वैसे साहित्य की अगर मैं बात करूं तो जब मैं आपको प्राचीन काल पढ़ा रहा था तो प्राचीन काल में मैंने गुप्ता एम्पायर पढ़ाया हो, मौर्य एम्पायर पढ़ाया हो या चोल एम्पायर पढ़ाया हो, सब में किसके द्वारा क्या क्या साहित्य लिखे गए सबका वर्णन हमने किया। हम इंपॉर्टेंट साहित्य तो वहीं पढ़ चुके। ठीक है, इसके अलावा मध्यकालीन भारत में भी तो ऐसे साहित्यों का वर्णन आप लोग ने पढ़ा है ना, कि अकबर के समय में कौन कौन से साहित्य लिखे गए, कौन कौन सी चीजें लिखी गई। सेम मॉडर्न में भी हम लोगों ने देखा कि किसके समय में कौन कौन से साहित्य। तो देखिए इंपॉर्टेंट साहित्य सब हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, उसको आर्ट एंड कल्चर में अलग से टॉपिक के तौर पर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, बट फिर भी मैंने प्रॉपर पूरी लिस्ट दे दी है इसके अंदर। तो आप उस पूरी लिस्ट को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन अभी पूछा गया था। क्वेश्चन देखिए, मैं दिखा देता हूं। ठीक है, देखिए ये साहित्य है, इस साहित्य को मैंने लेखक पर पुस्तकें करके विभाजित कर दिया। ठीक है, अब इसमें कुछ समझाने वाली बात है, सिर्फ याद करने वाली चीजें हैं। इसमें से ज्यादातर चीजें आप लोग उसी समय लिख चुके हो जब हम लोग प्राचीन भारत पढ़ रहे थे, मध्यकालीन जो भी है। इसके अंदर देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखो ऐसे पूछे गए इसके अंदर। अभी तक यूपीएससी के क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ आपको, वो देखो मिलिंद पन्नू, राजा मेनांडर और बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद के रूप में क्या है। ठीक है, जो भाई हमने यहाँ पे मिलिंद पन्नू पढ़ा, ठीक है, वो किससे रिलेटेड है, किसका संवाद बेसिकली लिखा गया है। तो मेनांडर और बुद्ध के भिक्षु के बीच के संवाद नैक्सेना। ठीक है, इसके बारे में एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया, सूचियां मिलाने को आ गया। देखिए लेखक लिखा हुआ और इधर क्या लिखा हुआ, कौन सी किताबें होती है। ठीक है, तो ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया, ये 1997 में पूछा गया था। एक बार इसको और रिपीट किया गया, ब्राह्मण करके फिर से पूछ लिया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे गए। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया, किस पुस्तक में शुंग वंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है। ये क्वेश्चन 2016 का ही पूछा गया। ठीक है, इसके बारे में बताया मैंने, मालविका और अग्निमित्र। ठीक है, उन दोनों के बारे में बताया। तो शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के पुत्र की कहानी को दिखाया जा रहा है यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, इनका वर्णन आपको सब मिल जाएगा। ऐसी लिस्ट एक बनी हुई है प्रॉपर पूरी पुस्तकें और लेखक के तौर पर। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको देख लेना, मैं इसको दे दूंगा। तो लिटरेचर कहीं ना कहीं यहीं से खत्म हो जानी है आपकी। ठीक है, तो लिटरेचर को आप यहाँ से कवर कर लेना, वो यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, बाकी भारतीय नृत्य की संगीत की जो हम लोग बात कर रहे हैं, क्या हो गया, बार बार वही भूल जा रहा है। अब लगा कि ये भी नहीं पढ़ाना चाह रहा। हाँ जी, तो ये बेसिकली देखिए, इसके बाद में आपने वो भी देख लिया हमने क्लासिफिकेशन के तौर पर कि भाई 3 पार्ट में मेजर हमने डिवीजन कर दिया म्यूजिक का।
अब म्यूजिक का एक बड़ा डिवीजन या बड़ा विभाजन जो हो सकता है वो इस फॉर्म में हो सकता है जैसे आपने डांस में देखा था। इस चार्ट को नोट कर लीजिएगा। अच्छा ठीक है, तो ये बेसिकली इंडियन म्यूजिक की बात करें, क्लासिकल डांस जैसे हमने वहां देखा था, इंडियन डांस में क्लासिकल डांस और फोक डांस देखा था, वैसे ही हम यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन म्यूजिक में क्लासिकल म्यूजिक और फोक म्यूजिक होता है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनसे कोई खास लेना देना नहीं है, बस डिवीजन क्या क्या है इसमें आपके लिए वो पता होना चाहिए। क्लासिकल म्यूजिक में जैसे मैंने बताया ना, हिंदुस्तानी स्टाइल और कर्नाटक स्टाइल, या तो हिंदुस्तानी संगीत होगा या कर्नाटका का संगीत होगा, ऐसे संगीतों का विभाजन है। फोक म्यूजिक भी अलग से होता है। फोक म्यूजिक कौन से राज्य में कौन कौन सा फोक म्यूजिक इंपॉर्टेंट है, जैसे फोक डांस आ रहा था कल, मैंने ट्रिक से याद कराया था आप लोगों को, है ना, वही ट्रिक के आधार पर फोक म्यूजिक भी है पूरा। तो फोक म्यूजिक भी अलग अलग तरीके से पढ़ा जा सकता है कि कौन से राज्य में कौन सा म्यूजिक बहुत पॉपुलर है, ये भी मैच द फॉलोइंग्स में आता है। ठीक है, तो फोक म्यूजिक वहां पे चला आता है। अब फ्यूजन दिया हुआ मतलब दोनों का मिश्रण, क्लासिक और फोक म्यूजिक का जब मिश्रण करेंगे तो उस मिश्रण को बेसिकली इन 4 पार्ट में विभाजित किया जाता है। ये 4 पार्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके म्यूजिक के पार्ट क्या क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूं, कव्वाली। कव्वाली क्या है, फ्यूजन है, दोनों का मिक्सचर है, फोक का भी क्लासिकल का भी। ठीक है, कव्वाली के अलावा जैसे हम बात करते हैं कि कबीरदास ने अपने शब्द अवध लिखे और उसका जिस तरीके से यहाँ पे गायन किया गया, तो उसके अंदर फोक का भी एग्जाम्पल दिखता है और साथ ही साथ में क्या दिखता है आपको, ये भी दिखाई देगा आपको सांस्कृतिक तौर पर भी, फोक के साथ में आपको कल्चरल भी दिखाई देगा। भजन की बात करें फॉर एग्जाम्पल, भजन के अंदर फोक म्यूजिक भी है और सांस्कृतिक कल्चरल म्यूजिक भी है। तो ये कुछ एग्जाम्पल आपके फ्यूजन हो गए, तो ये फ्यूजन के पार्ट हो सकते हैं, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। तो इसके अंदर ये याद रखिएगा, ये 4 क्लासिफिकेशन फ्यूजन के पार्ट है। ठीक है, बाकी देखिए मॉडर्न म्यूजिक तो आज के समय में सभी जानते हो, हिप हॉप होता है, रॉक होता है, पॉप होता है, ये सब आप लोगों ने सुने हुए हैं। इसका क्लासिफिकेशन ना कभी आता है ना पूछा गया कभी भी इस तरीके का। ठीक है, बस ये है कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्लासिकल और फोक म्यूजिक से आ जाते हैं। तो ये संगीत का वर्गीकरण कुछ इस तरीके से दिया गया है, इसको आप लोग याद रखना है। ठीक है, हो गया जी? ठीक है, शास्त्रीय संगीत को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत। ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं इसके अंदर, हिंदुस्तानी के अंदर भी डिवीजन है, डिवीजन को ध्यान रखिएगा, ध्रुपद। ठीक है, हिंदुस्तानी म्यूजिक में पहला शब्द क्या होता है, ध्रुपद होता है। ध्रुपद का मतलब बेसिकली जो आप शब्द या शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ध्रुपद है। ठीक है, तो यह ध्रुपद है, जो भी कविता को आप संगीत दे रहे हो, जो भी बोल रहे हो आप, वो ध्रुपद है। ठीक है, तो इसमें पहला पार्ट हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, उसके अंदर पहला पार्ट क्या है, ध्रुपद। बस इसकी क्रोनोलॉजी याद कर लीजिएगा, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं वो सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 1-2 फैक्ट बस याद कर लो। जैसे अकबर के शासनकाल के दौरान ध्रुपद अपनी पराकाष्ठ सीमा पे माना जाता है और इस ध्रुपद को प्रोटेक्ट करने वाले लोगों में स्वामी हरिदास, बाबा गोपाल दास, तानसेन, बैजू बावरा जैसे लोग थे। ठीक है, अब इसमें से आपसे ये जरूरी नहीं है पूछ ले कि ध्रुपद के प्रोटेक्टर कौन है, ये जरूरी नहीं, इसमें से ये पूछ सकता है स्वामी हरिदास किसके कार्यकाल में थे, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन के नाम पे भाई इतिहास का एक क्वेश्चन मिल रहा है ना, तो इस तरीके से चीजों को ध्यान रखना है कि ध्रुपद को बेसिकली अकबर के शासनकाल में सबसे ज्यादा मान्यता मिली और उसके प्रोटेक्टर ये लोग हैं, स्वामी हरिदास, बाबा गोपाल दास, तानसेन और बैजू बावरा। ठीक है, सुन लो, मैं लिखवा बाद में दे दूंगा, पीडीएफ देख लेना। ठीक है, पीडीएफ में देख लेना। ध्रुपद के बाद में बेसिकली इसके कुछ घराने भी होते हैं, बट घराने इतना ज्यादा वो नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है। ख्याल आता है ध्रुपद के बाद में, दूसरा इंपॉर्टेंट जो फीचर है इसका वो है ख्याल। ठीक है, ख्याल बेसिकली कल्पना से रिलेटेड चीज है। ठीक है, एक भटके हुए विचार को, एक कल्पना को कहीं ना कहीं हम लोग ख्याल कहते हैं। और गायन की कहीं ना कहीं एक शैली दर्शाता है और ये अमीर खुसरो बेसिकली जो भारत के अंदर जिन्होंने तबला वादक के तौर पर जाने जाते हैं, उसका ओरिजिन किया, ये इस म्यूजिक के प्रोटेक्टर के तौर पर जाने जाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर भी सबसे ज्यादा इसको अगर संरक्षण मिला तो 15वीं शताब्दी में मिला, जो हुसैन शाह ने दिया था, जौनपुर के जो रहने वाले थे। ठीक है, तो ये ख्याल से रिलेटेड है। ख्याल से रिलेटेड भी घराने हैं, जैसे ध्रुपद से रिलेटेड घराने थे वैसे ख्याल से रिलेटेड भी कुछ घराने हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये ख्याल के घराने हो गए। उसके बाद तराना शैली है, जैसे
वो शैलियाँ है। उसके बाद तीसरी कौन सी आती है इसमें हिंदुस्तानी में, तराना शैली। ठीक है, तराना बेसिकली, तराना का मतलब आप समझते हो लयबद्ध पैटर्न को कहीं ना कहीं फॉलो करना, म्यूजिक का एक तराना बनाना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक जो आप क्रोनोलॉजी कहीं ना कहीं एक लय बनाते हैं, वो लय तराना शैली के अंतर्गत आता है। और तराना शैली का भी विकास कहीं ना कहीं अमीर खुसरो के ही समयकाल के अंतर्गत हुआ था। ये हिंदुस्तानी शैली के विभाजन है, इनको हम लोग विभाजन के तौर पर समझते हैं। ठीक है, बस बाकी तो ठुमरी आपने सुना होगा, इसका नाम भी देखा होगा। ठुमरी उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में, बेसिकली लखनऊ और बनारस के अंदर बहुत पॉपुलर है। ठीक है, और इसका प्रोटेक्टर के तौर पर जाना जाता है सादिक अली शाह को। सादिक अली शाह ने इसको प्रोटेक्ट किया था। ठीक है, और ठुमरी का मतलब भी बेसिकली इसको भारतीय संगीत का काव्य बोला जाता है। ठीक है, भारतीय संगीत का काव्य इसको बोला जाता है। और ये बेसिकली कहीं ना कहीं एक रोमांटिक स्टोरी को दर्शाता होता है, एक कपल के बीच की स्टोरी को दर्शाने वाला ठुमरी कहलाता है। ठीक है, ठुमरी के कुछ भाग है, विभाग है, इसको जाके घर पे पढ़ लेना। टप्पा शैली क्वेश्चन पूछा गया लास्ट ईयर पीसीएस में। ठीक है, पीसीएस में टप्पा शैली से रिलेटेड क्वेश्चन आया था सीधा सीधा, टप्पा शैली किसका भाग है। तो वहां पे क्वेश्चन था टप्पा शैली है क्या और किसका भाग है, हिंदुस्तानी शैली का भारतीय शास्त्रीय संगीत का पार्ट है। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। 18वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ। ठीक है, और बेसिकली इसका श्रेय किसको जाता है, मुल्तान के शोरे मियां या गुलाम नबी को जाता है। टप्पा का मतलब बेसिकली कहीं ना कहीं एक तरीके से कूदना, वो बॉल नहीं होती टप्पा मारते हैं उसमें, है ना, तो बॉल क्या है, टप्पा मारो तो कूदती है, तो वही उसी शैली से इसका विकास हो गया कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसके अंदर भी कहीं ना कहीं पंजाबी के अंदर बहुत सारी लोक कथाएं लिखी हुई हैं, जिसमें जुनून, प्रेम से रिलेटेड बहुत सारी, है ना, बहुत सारी कथाएं, और उनको म्यूजिक दिया गया, जैसे लैला मजनू, हीर रांझा, इस तरीके की चीजें कहीं ना कहीं ऐसी चीजों में गाई जाती हैं या बनाई जाती है। ठीक है, ये सब चीजें बताओ, यूपीएससी के बच्चों को ये सब पढ़ा रहे हैं, क्या बोलूं मैं। ठीक है, इसके बाद में एक और शैली है। ठीक है, धमार होरी शैली। ठीक है, ये भी इसी का पार्ट है, क्लासिफिकेशन में, उस क्लासिफिकेशन में आता है। गजल, गजल तो आप लोग जानते हैं गजल के बारे में। ठीक है, क्या बताऊं मैं, सुनते ही रहते हो तुम, नहीं सुनते हो तो सुनो फिर। ठीक है, कोई भला हो तुम्हारा। भजन, फिर उसके बाद में भजन की भी श्रृंखला आप लोग जानते हैं। ये सब किसके, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पार्ट है, जिसको हम लोग इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चतुरंग है, दादर है, ये सब आप लोग देख लेना जाके, जो समझना है मुझसे पूछ लेना। बाद में कर्नाटक म्यूजिक इसी का एक पार्ट है, और सेम क्लासिफिकेशन कर्नाटक म्यूजिक में भी ऐसे ही दिए गए। ठीक है, जैसे क्लासिफिकेशन वहां वैसे क्लासिफिकेशन यहाँ पीडीएफ में भेज दूंगा। म्यूजिक फॉर्म आपका यहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है, दोनों शैलियों के अंतर्गत इसको खत्म कर देंगे। ठीक, बस अब एक चीज बची है, और वो बची हुई है मंडे का एक क्लास हमारे पास में है आर्ट एंड कल्चर का। उसमें देखो साहित्य भी मैंने बता दिया, पीडीएफ ले लेना, वो कर लेना। और ये बस वहां बचा हुआ पेंटिंग्स। ठीक है, स्कल्पचर्स बचे हुए, पेंटिंग्स बची है, पेंटिंग्स मंडे को कर लेना। और एमसीक्यू का टेस्ट भी होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। टॉपिक बता दो या करके आओ, बताओ कौन सा टॉपिक पे कर ले, हम बता दें, कर लोगे तैयार। फिर टॉपिक रख देते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रॉपर टेस्ट होगा पूरा। उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं डिसाइड कर लूंगा कितने टाइम के हिसाब से करेंगे। ठीक है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता सब लोग कायदे से पढ़ते हैं। ठीक,